बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा उन्होंने बानी पीटीआई और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी ये चलती रही। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल भी हुआ। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल बारे कानून फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि डी चौक में 12 हलाकतों की बात की जाती है, लेकिन रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की बात नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान में बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा। दूसरी जानिब बैरिस्टर गोहर ने इज़हार ख्याल किया। कौमी असम्बली में इजलास के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल जो है वो बैठनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस ऐवान में मुज़ाकरात करके अपने ऊपर होने वाले जुल्म का हिसाब चाहते हैं। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, इसे कमजोर ना समझा जाए। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, हमें पश्तून कार्ड इस्तेमाल करने का ताना दिया जाता है। हमारे लोग जो एहतजाज पर आए थे गैर मुसल्ला थे, हम पश्तून कार्ड इस्तेमाल नहीं करते। अगर हमारे लोग मुसल्ला थे तो वो वीडियोस आप फराहम करें, वो वीडियो सामने लेके आए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मुसल्ला होकर सामने आए। ये बैरिस्टर गोहर की जानिब से कहा गया। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात पंजाब जो है अज़मा बुखारी साहबा, उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना बानी पीटीआई का वतीरा है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बोगस में यहां पहुंचे हैं। इनका वतीरा है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। इस पे भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अवाम पे एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें अवाम पहले से ही मुश्किलात का सामना कर रही है, चक्की के दो पार्टों में पिसती हुई नजर आ रही है। बल्कि मैं कहूंगा कि सियासी हालात हाजरा के पार्टों में जो है वो पिसती हुई नजर आ रही है। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार वारिस रजा साहब ने। वारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वारिस साहब, किस तरह से देखते हैं, हर तरफ आजकल जो है यही बात ज़ेर बहस है, फैज़ हमीद साहब बानी पीटीआई, इस ट्रायल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसानात हो सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या खदशात सामने आ सकते हैं? देखिए हमजा, आप शायद इस बात के बिल्कुल बहुत अच्छी तरह गवाह हैं कि मैं मुसलसल ये बात करता चला आ रहा हूं पिछले सालों से, जब से आपसे यानी हमारा ताल्लुक हुआ है कि सियासी अमल को सियासी तरीके से ही खत्म किया जाता है और सियासी तरीके से ही हल किया। तो बात यह है कि मेरी ख्वाहिश के बावजूद, यानी मेरी एक दर्दमंदाना ख्वाहिश थी कि पीटीआई पॉलिटिकल जमात बन जाए, लेकिन पीटीआई ने, ठीक है, ये जो 9 मई है या जो फैज हमीद का जो एपिसोड है, इस किस्म के मामलात हर पॉलिटिकल सूरत हाल में उमूमी तौर से तमाम दुनिया के ममालिक में कम बेश नजर आते हैं। तो ऐसे वाक़यात भी होते हैं, उसमें तशद्दुद भी होता है, उसमें जो है अनारकी भी फैलती है, सब कुछ होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर जो फरीक सानी है, यानी पीटीआई की बात कर, तो अगर वो पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल मूव करता है तो उससे चीजें बतदरीज जो है ना काम डाउन की तरफ आती हैं। तो बदकिस्मती से आज की डेट तक, आज की तारीख तक पीटीआई ने अपने आप को ये प्रूव ही नहीं किया है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है या सियासी अंदाज से जो है वो मूव करती है या सियासी अंदाज से अपने जो है ना चीजों को चलाना चाहती है। तो ये एक बहुत बदकिस्मती की बात है कि इसमें तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि पीटीआई को अब भी जो है
वो पॉलिटिकल जो है संजीदगी का और पॉलिटिकल एक जिम्मेदाराना जो अमल है उसका मुजाहरा करते हुए, और कम से कम जो ये जो देखिए आज जो बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू है वो कि वो बैरिस्टर गौहर को एक एतदाल पसंद रहनुमा के तौर पर लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो देखिए कि उस बात पर अभी तक जो है ना गोया के कहीं ना कहीं से उनको इस बात का खदशा है कि अगर मैंने इससे अलग बात कह दी तो मुझे जो है ना आउट कर दिया जाएगा। गोया के 9 मई के वीडियो दिखाइए, 9 मई के लोगों को दिखाइए, 9 मई की वीडियो लाइए और हमारे पास जुल्म हो रहा है, हमारे पास रियासती तशद्दुद है। ये बयानिया बुनियादी तौर से गौहर साहब का नहीं है, ये बयानिया पीटीआई का बयानिया है जो वो शब्दों मत के साथ उन्होंने अपने जेर असर लिया हुआ है इन तमाम लोगों को कि वो ये बयानिया सियासी बातचीत के दौरान भी कहीं ना कहीं जाके ये बयानिया देने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे चीजें जो है ना बजाय इसके कि कोई स्कीम की तरफ जाए या किसी बातचीत की तरफ जाए वो फिर डीरेल हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल इस वक्त जो है गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट साइड जो होती है वो अपना नुक्ते नजर अपना बयानिया रखती है, जो भी बयानिया है चाहे आप बात करें या करें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी गो के हम ये कहते हैं कि बातचीत की जिम्मेदारी बुनियादी तौर से गवर्नमेंट साइड पर होती है, लेकिन अब उन्होंने इस किस्म का सहयोग यानी पीटीआई ने अपने नॉन पॉलिटिकल मूव से इस किस्म का सेनेरियो तैयार कर दिया है कि अब मुकम्मल जिम्मेदारी उनके ऊपर आन पड़ी है कि वो आया के सियासी फैसले करते हैं या नहीं करते, और अगर नहीं करते तो उनके जुमला जो नताइज हैं या जो उनके जुमला नुकसानात हैं वो भी पीटीआई को ही भुगतना पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इस सिलसिले में पीटीआई की आला क़यादत और बतौर खास जो बानी है पीटीआई के, उनको जो है ना बराए मेहरबानी अपने आप को इन तमाम जो है ना जो आने वाले खदशात हैं और जो मेरे ख्याल में बढ़ते चले जाते हैं फैज़ हमीद की फर्दे जुर्म जो आयद हुई है उसके बाद, तो उससे इस भवन में वो खुद अपने बयानों से अपनी नॉन पॉलिटिकल जो उन्होंने बयानिया बनाए और नॉन पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज की हैं उसकी वजह से वो अब खुद एक ऐसी बंद गली में आ गए हैं कि जिससे उनको रास्ता नहीं मिल रहा। अब देखे ना गौहर साहब ने आज कहा कि हमें राहें दीजिए, हमें राहें दीजिए ताकि हम रास्ता निकालें, तो राहें देने वाले जो अफराद हैं वो तो आप तो बंद गली में तो राहें देने को क्यों आमादा होंगे। तो गोया के आपकी अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी थी जिसने आपको बंद गली में पहुंचाया। अब आप जो है ना दूसरों के राहों के तलबगार हैं, तो दूसरे की मर्जी है कि वो राहें आपको यानी देती है, रास्ता देती है या नहीं देती। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ इसमें एक चीज बैरिस्टर गौहर साहब ने जो कही है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी पेशकदमी साबित हो सकती है कि उन्होंने कहा कि हम इस ऐवान में मुज़ाकरात करके अपने ऊपर होने वाले जुल्म का हिसाब चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कहती दिखाई दे रही थी कि हम जो है वो मुख्तरा हलकों से मुज़ाकरात करेंगे, सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब बात पार्लिमानी मुज़ाकरात कमेटी तक पहुंच चुकी है। देखिए ये बात पोस्चर तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और जेस्चर भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके कुछ तकाजे होते हैं। तकाजे ऐसे होते हैं हमजा कि मिसाल के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि भाई हम पार्लियामेंट में बैठकर और पार्लिमानी तरीके से जो है ना अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपने क्या स्टेप लेने हैं, ये है बुनियादी बात। कि दूसरा साइड है वो इस वक्त ताकत में है, इस वक्त हुकूमत में है, तो दूसरा साइड आपके फैसले देखेगा, आपके स्टेप को देखेगा
मिसाल के तौर पर आज 11 तारीख को आप ये बात कह रहे हैं, तो और आपने 14 तारीख को जो है ना सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि सबसे पहले तो यानी गौहर साहब को पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात करनी चाहिए थी कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक से विड्रॉ होते हैं और हम विड्रॉ होकर कुर्बानी देते हैं मुज़ाकरात के लिए कि हम विड्रॉ हो रहे हैं, हम एक कदम पीछे हट रहे हैं और हम ये भी चाहेंगे कि एक कदम जो है गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटे और हम अगर पीछे हटते हैं तो वो भी पीछे हटे। इस तरीके से मुज़ाकरात की टेबल पर आया जा सकता था। लेकिन आप मुझे बताएं 3 दिन में आपने 3 दिन पहले ये ऑफर की, ये आप किसको धोखा दे रहे हैं? ये आवाम को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? ये आप अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हैं? आपको तो आज ये ऐलान करना चाहिए था कि जनाब हमने मुल्क की मफादात में सियासी अमल के हवाले से एक बेहतर माहौल बनाने के हवाले से, सियासी पुख्तगी के हवाले से हम ये फैसला हम करके आए कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक को वापस लेते हैं और उस वापसी के ज़मीन में हम ये चाहते हैं कि हमसे जो 5 रुकनी कमेटी है या 4 रुकनी जो भी कमेटी है उससे मुज़ाकरात लायामल बनाया जाए, कोई लाइन ड्रॉ की जाए ताकि हम आगे को मुज़ाकरात करें। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, इसलिए कि बानी पीटीआई जो है अभी तक नॉन पॉलिटिकल मूव को समझते हैं कि वो एक यानी उनके धमकी के साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाए और शराइत के साथ भी मुज़ाकरात किए जाए, तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि आप कितना पीछे हटने के लिए तैयार हैं और दूसरे फरीक को आप कितना आमादा कर पाते हैं मुज़ाकरात में कि वो आपके स्टेप पर आ जाए। अच्छा वारिस साहब, इसमें एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें फैसल वावडा साहब जो है वो ये बात कर रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक और भी बहुत सारे जलसे जुलूस हैं जिनकी तहकीकात होंगी और उन्होंने कहा कि जो बानी पीटीआई पे हमला केस है उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और वो होंगी। देखिए, फैसल वावडा साहब को तो मैं कभी भी मैंने संजीदा नहीं लिया है और ना मैंने पहले लिया ना मैं आज लेता हूँ। मैं ये इनको जो है ना दूसरा शेख रशीद साहब भी नाम है गालिबन उनका, मैं उनको इसी तरीके से गैर संजीदा आदमी समझता हूँ। बात यह है कि ये फुलूक मारना जो है ना वो हमारी सियासत का वतीरा नहीं रहा। फैसल वावडा की इसीलिए कोई हैसियत नहीं है। हैसियत और अहमियत बस ये है कि वो जो माउथ पीस बने हुए हैं, किसी का भी माउथ पीस वो बनने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसल वावडा की बात है ये कोई सियासी बात नहीं है, बल्कि सियासी अमल जो होने जाने का इम्कान अगर हो सकता है तो फैसल वावडा बिला वजह उसमें जो है ना दूध में महंगियां डाल रहे हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि तरीकों को फैसल वावडा यानी हुकूमती फरीक और पीटीआई दोनों को फैसल वावडा की बातों को संजीदा नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक शेख रशीद की तरह की एक बातें करने वाला एक फर्द है जो कि अब किसी तरीके से चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है ये सबको पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, और किसके वो माउथ पीस बन जाते हैं वो भी कोई छुपी हुई बात नहीं है, और किसके वो माउथ पीस बनने के लिए बेकरार है वो भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे नुक्ते नजर से फैसल वावडा के किसी भी स्टेटमेंट को मैं कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता। अच्छा वारिस साहब, अज़मा बुखारी साहब वो कहती हैं कि बानी पीटीआई का वतीरा है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमसे और मरियम नवाज से, नवाज शरीफ साहब से रसीदें मांगते हैं, लेकिन अपनी रसीदें इनकी जो है वो तोशाखाना की वो इनके पास मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है वो कीमती नेकलेस चोरी करने और 190 मिलियन पाउंड के डाके में मुलव्वस हैं। बुशरा बीबी ने अभी पंजाब में की गई लूट मार का हिसाब देना है। 5 साल नवाज शरीफ और मरियम नवाज से रसीदें मांगने वालों के पास खुद की रसीदें मौजूद नहीं है। देखिए, ये मैं ये समझता हूँ कि ये भी कोई पॉलिटिकल
मैच्योरिटी की बात नहीं है मेरे नुक्ते नजर से, कि उज़मा बुखारी तुर्की ब तुर्की जवाब देकर क्या हासिल करना चाहती हैं और किसकी कुर्बत हासिल करना चाहती हैं, मेरे ख्याल में मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये बात, ठीक है ना। बात ये है कि ये कुर्बतों के मामले नहीं होती। सियासत जो है वो किसी को नाराज करने को और किसी को खुश करने का मामला नहीं होता, बल्कि सियासत ये होती है कि आप किस हिकमत अमली के तहत चीजों को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो स्पोर्ट्समैन बने रहते हैं, चाहे उज़मा बुखारी हो, चाहे वो जो आपके सैफ साहब हो, वो जो बैरिस्टर सैफ वजीर इत्तलात के भी और, तो मेरे ख्याल में ये एक माउथ पीस के तौर पर जो है ना अपना काम कर रहे होते हैं, और उस माउथ पीस का काम ये होता है कि जो उनका बॉस है वो बस उनसे खुश रहे और किसी न किसी तरीके से उनकी नौकरी चलती रहे। तो मैं उज़मा साहिबा से बहुत एहतराम के साथ में ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो पॉलिटिकल बात करें। ये ताना देने वाला, ये जो हमारे यहाँ एक अच्छा नहीं समझा जाता समाज में कि ताना देने का जो अंदाज होता है वो असल में मसले को हल करने की जाने का वो रास्ता नहीं होता, बल्कि उलझान का एक सबब होता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उज़मा बुखारी एक जाहिर है कि सीजन और पुराने पॉलिटिकल वर्कर है, लिहाजा उन्हें संजीदा रहना चाहिए और संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। इस किस्म के ताना देना और पीटीआई की तरफ से ताना पीपल्स पार्टी से भी तालीम याफ्ता है वैसे उज़मा बुखारी साहब। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हम पीटीआई को इस तानाजनी या बदतमीजी पर आज हम और आप या पाकिस्तान के दीगर जो संजीदा अफराद है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, इसलिए क्रिटिसाइज करने से तहजीब होती है, कोई तरीकाकार होता है सियासी अमल में जो है ना इख्तिलाफ किया जाता है, तल्ख बात जरूर की जाती है लेकिन तहजीब के दायरे में की जाती है और तानाजनी से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। वारिस साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहां पे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आ रही हैं, नाराजगियां भी हैं और एहतजाजी मार्च इस्लामाबाद का रुख करना, धमकियां भी सामने आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं मौलाना साहब को जो है ना 77 के तनाजुर में देख रहा हूं, जब पाकिस्तान कौम की एक तहरीक चली थी, इनके वालिद साहब ने वो तहरीक चलाई थी, बल्कि इनके वालिद साहब उस तहरीक के सरगर्म रहनुमा थे, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब। तो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब मीटिंग कर रहे थे कौमी इत्तेहाद की, तो उस दौरान में ये रिपोर्ट हो चुका है, ये वाकया रिपोर्ट हो चुका है अखबारात में, 70 के अखबारात आकर देख लीजिए आप, रिकॉर्ड पर है। तो नसरुल्लाह साहब ने, जो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब थे जी, उन्होंने कहा कि ये कौन बच्चा है जो बार बार कमरे में आता है, हमें देखता है और देखकर चला जाता है। तो 2 से 3 मरतबा जब नसरुल्लाह साहब ने पूछा कि भाई ये कौन है, ये हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी मीटिंग हो रही है, इतनी अहम मीटिंग हो रही है, बार बार ये लड़का आ रहा है, कौन है ये? तो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने बहुत शर्मिंदगी के साथ कहा कि जनाब मेरा बेटा है। तो कहने कि आपका बेटा है? कहना हाँ, ये असल में खबर लेने और खबर देने के लिए आ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। ये खबर लेने और कहीं खबर देने के लिए, ये बहुत शैतान बच्चा है। तो बात यह है कि मुफ्ती महमूद साहब तो बहुत वजादार आदमी थे, ठीक है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को जो मुफ्ती साहब की जो पार्टी मिली तरके में, तो वो उन्होंने हमेशा जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रहे हैं, पेंटागन के भी साथ रहे हैं, हर जगह वो अपना शेयर चाहते भी हैं और अपनी सीटों से ज्यादा उनको शेयर मिलता भी है। यानी वो अफगान वार के बेनिफिशियरी मौलाना फजलुर रहमान, अफगान तालिबान के बेनिफिशियरी मौलाना फजलुर रहमान,
अफगान इनकलाब के बेनिफिशरी इमाम इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान, मदरसे के बेनिफिशरी मौलाना फजलुर रहमान, और इस किस्म के जितने भी यानी पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं उनके अंदाता जो है मौलाना फजलुर रहमान। तो मैं ये समझता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पाकिस्तानी सियासत का एक वो चेहरा है जो कि अब इससे ज्यादा वो आगे बढ़ नहीं सकते। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के जो जुमला खासियतें हैं, सियासी खासियतें या मसलहतें, वो अब खुलकर सामने आने वाली है। लिहाजा मौलाना को संजीदा रवैया अख्तियार करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि बार्गेनिंग के लिए टूल के तौर पर अपनी पार्टी को और अपने नुक्ते नजर को लेकर आए और जहां उनका मफाद हो वहां उसको यूज करे और उसके बाद दूसरी तरफ चले जाए। फजलुर रहमान साहब ने वैसे जो है वो इसमें तरमीम के हवाले से जो उसमें शमूलियत इख्तियार की, वहां पे पार्टिसिपेशन की, और उसमें जो किए गए वादे हैं वो पूरे ना होना ज्यादती नहीं है? देखिए, ज्यादती तो उस वक्त कहेंगे जब आप जो है वो किसी पैचअप में नहीं होती। जब आप किसी से हाथ मिला रहे होते हैं तो कुछ लोग और कुछ दो के फॉर्मूले पर चलते हैं आप, तो फिर जो है ना वो जो वाला होता है ना उसकी जो देर होती है उसको भी नजरअंदाज किया जाता है और उसकी जल्दी को भी जो है ना कबूल किया जाता है। तो इसका मतलब इस दफा मौलाना साहब से सिर्फ लो वाला मामला हो गया, दो वाला मामला नहीं चलेगा। नहीं, मैं मौलाना साहब की सियासत जो है चूंकि तशद्दुद होती जा रही है, तो लिहाजा मौलाना अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए जरा संजीदगी से सोचें। ये कि हम मदरसों की तालीम ले आएंगे, हम तहरीक चला लेंगे, लॉन्ग मार्च हो जाएगा। अब ये इस किस्म के मामला जो है ना वो जब तहरीक इंसाफ जो कि उनसे ज्यादा पॉपुलर है, जब उसके नहीं चले तो मौलाना तो मेरे ख्याल में कोई हैसियत ही नहीं है उनके सामने। मौलाना साहब को तो मैदान खुला मिलता है। मौलाना साहब जो है वो अच्छे तरीके से आते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, ना रुकावटों का सामना करना पड़ता है, ना कभी एहतजाज पे उस पे शेलिंग नजर आई है, ना कभी गिरफ्तारियां सामने आई हैं। बस वो अच्छे तरीके से एहतजाज जो है वो आता है, बल्कि पानी में मुहैया किया जाता है, और अच्छे तरीके से वो अपना एक पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं और चले जाते हैं। डंडा बरदर फोर्स जरूर रखी होती है बुरे वक्त के लिए, लेकिन यह है कि वो इस्तेमाल नहीं हो पाती। मेरा ख्याल है कि मौलाना को अच्छे वक्त के को जो ना मद्देनजर रखना चाहिए और उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब वो रियासत किसी को कसने पर आती है ना तो वो अपने बनाए हुए को भी जो है ना वो अडियाला पहुंचा देती है। अच्छा वारिस साहब, अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के इम्कानात सामने आ रहे हैं। ये कुछ महीनों से तो अवाम जो है वो इसी हलचल में है कि सियासी मंजरनामा किस तरफ जाता है, और रोटी भी महंगी, जो अशिया खुरनोश है वो भी महंगी, गैस बिजली का बिल ये सब तो महंगा था ही था, पेट्रोल जो है वो मजीद इजाफा होने जा रहा है। अवाम को किस तरह से कंट्रोल करना है हुकूमत वक्त ने? हुकूमत वक्त अभी तक तो अवाम को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। देखिए, इसमें हुकूमतें कभी भी अवाम को सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं। ये पूरी दुनिया की सियासी तारीख का एक अलमिया है। अवाम कभी मुतमईन नहीं होती, हुकूमत को की देने से भी मुतमईन नहीं होती और हुकूमतें को लेने पर तो वैसे ही मुतमईन नहीं होती। अच्छा हमारे साहब, ऐसे कारकुनान मुतमईन ना हो समझ आता है, सियासी जमातें मुतमईन ना हो समझ आता है, पाकिस्तान के आम शहरी को तो मुतमईन करना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अवाम फिर भी मुतमईन नहीं होती। ये काम किसका होता है? अब देखिए, मिसाल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि भाई एक ताकत है, फर्ज किया मान लेता हूं, और पीटीआई भाजपा समझते हैं कि वो एक ताकत है, मैं मान लेता हूं। इस पार्टी समझती है कि वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है, मुस्लिम लीग नून समझती है वो पॉलिटिकल एंटिटी है। तो मैं ये कहता हूं कि इन चारों पांचों का अवाम के लिए पॉलिटिकल रोल कहां चला गया?
इन चारों को आवाम का पॉलिटिकल जो हिस्सा बनता है आवाम के लिए आवाज उठाने का, वो कहां चला गया है? मेरा ये सवाल है कि गवर्नमेंट नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर डालकर आवाम को रिलीफ दिलवाती है। आप मुझे बताएं। हाफिज नईम साहब तो अमीर जमात इस्लामी तो वारिस साहब एहतजाज करते हैं, अवामी राय जो है अवाम के मफाद की चीजें लेके निकलते हैं, उनको भी तसल्लियां दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर अमल दरामद तो नहीं होता। उन्होंने दोबारा से इंदिया दे दिया। सुन लीजिए जी। जो हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं वो भी आवाम को इस तरीके से खूबसूरत तरीके से धोखा देने के अमल में शरीक है, जैसा कि 77 वर्ष से जमात इस्लामी इस समाज के साथ कर रही है धोखा। बात यह है कि आप बिजली के मसले पर गए, आईपीपीएस के मसले पर आप गए और 2 रुपए बिजली के निर्खों में इजाफा करवा के आ गए, ये आपकी तहरीक है। आप वापिस आ गए। ये जो गीदड़ भपकियां होती हैं भैया, मामला गीदड़ भपकियों से नहीं, मामला अमली तौर से हल होता है। मसला ये है कि आप गवर्नमेंट के साथ बैठते भी हैं, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी उठाते हैं, तमाम उनके फवायद उठाते हैं, लेकिन जहां आवाम के करने की बात होती है आप आवाम के हवाले से बात तो करते हैं, उनकी महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, उनके बिजली के बिलों के हवाले से, पेट्रोल के गिरने के हवाले से, पेट्रोल के बढ़ने के हवाले से, सब्जियों के जो है महंगे होने के हवाले से। लेकिन अमली तौर से जब आप ऐवानों में जाकर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं तो पता चलता है कि आखिर में आवाम को कुछ नहीं मिला, आपको कुछ ना कुछ मिल गया है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है ना अपनी सियासत को मैनवर करने के लिए, सियासत को जिंदा करने के लिए। वारिस साहब, वज़रा की, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है इस मुश्किल तरीन वक्त में जहां पे मईशत जो है वो मुस्तहकम नहीं है, पाकिस्तान जो है वो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है, और 3.5 साल दौरे हुकूमत जो है बानी पीटीआई का, उसकी वजह से मुल्क तबाह हो चुका, मुल्क जो है वो वापस खड़ा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और इस नहज में या इस स्टेज पे आके भी पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा करना, या फिर वज़रा की प्रोटोकॉल गाड़ियां हो, या फिर अपनी जो है वो गाड़ी हो उसकी मैचिंग पोशिश हो, उन तमाम चीजों के लिए तो जो है वो पैसे भी निकल आते हैं, उन तमाम चीजों के लिए फंड्स भी जो है वो मिल जाते हैं, वो पाकिस्तान के जो है वो मईशत पे भी उसके असरात मुरतब नहीं होते। तो अवाम की जब बात आती है तो इल्जामात 3.5 साल दौरे हुकूमत पीटीआई का हो या फिर बानी पीटीआई के एहतजाज हो, उन पे डाल दिया जाता है। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में ये जितने भी गवर्नमेंट्स होती हैं उनके जो है ना गिमिक्स होती हैं कि वो पीटीआई पर डाल दें या पीटीआई उन पर डाल दे। ये सब पीटीआई ने भी यही काम किया है कि उन पर डालते थे, वो काम कर रहे हैं कि इन पर डाल रहे हैं। बात उससे ज्यादा अहम है, इसकी वजह क्या है, ये वजह जो है ना समझना बहुत जरूरी है। देखिए वो हमजा, बात ये है कि ये इस इनकी हुकूमतों की या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत की ये हिम्मत होती कैसे है कि वो अपने पार्लियामेंटेरियन या अपने ब्यूरोक्रेट्स या जजेस की तनख्वाहों में इजाफा या जुम्बिश कलम कर दें। ये बहुत अहम सवाल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर से आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो वर्क नहीं करती, वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं करती, वो अमल नहीं करती, तो आवाम को पॉलिटिकल रखकर, आवाम को पॉलिटिकल बनाकर, आवाम जो है ना खुद जो है पॉलिटिकली अपनी डिमांड रखकर और आवाम पॉलिटिकली जो है वो हुकूमतों पर एहतजाज के जरिए, डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए इतना बेबस कर दें कि आवाम के राय के बगैर हुकूमतें इस किस्म के काम नहीं कर पाए। ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि आवाम को बाशऊर करें, पॉलिटिकल करें। पीटीआई ने तो सत्यानाश कर दिया पूरे समाज का। भाई साहब, यही मैं कहने लगा था कि अगर बाशऊर किया जाए कि आम पाकिस्तानी नौजवान जो है
पाकिस्तानी शहरी जो है उसको भी पता चल जाए कि तोशाखाना क्या था, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या थे, गाड़ियां वहां से नहीं ली जा सकती थी, या फिर ये कहा जाए कि जो इसमें मुख्तदरा हलके हैं वो अपनी हदूद में रहें, खा वो शायर हो खा वो आम शहरी हो। फिर उनके नताइज तो आपके सामने आ ही जाते हैं कि उनके साथ किस तरह का रवैया रियासत की जानिब से अपनाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई तोशाखाना के मुझे क्यों नहीं पता है, आम आदमी की क्यों नहीं पता है, होना चाहिए। और आम आदमी बाकायदा डिमांड कर सकता है, लेकिन क्या हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल शऊर है कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन का जो कानून है उसको आम आदमी तक हमने पहुंचाया है कि तुम्हारे राइट्स क्या है, तुम क्या क्या कर सकते हो, ये कौन पहुंचाएगा? आप मुझे बताएं। जो राइट्स, जो बेसिक राइट्स हैं, जो अवाम की जो हैं वो जरूरियात हैं, या बेसिक राइट्स जो हैं वो अवाम को जो पता भी है, क्या वो मिल रहे हैं? मैं यही तो आपसे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना किस कानून के तहत जो है वो शामिल है, जिसमें हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो घर की दहलीजें पार करते, दरवाजे तोड़ते, तोड़फोड़ करते हुए नजर आते हैं? बदला है वो? मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, ये सब कुछ हो रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये उस वक्त नहीं होगा जब आवाम, चाहे वो जानती है आइन को चाहे वो नहीं जानती, लेकिन अगर वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को जानती है तो कोई भी सियासत उसके ऊपर जुल्म या इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन उसके साथ साथ जुड़ी बात यह है कि क्या अवाम को सियासी तौर से पॉलिटिकल जमातें का जो काम है कि अवाम को सियासी तौर से बाशऊर करें, अवाम को सियासी तौर से जो है ना यानी बेहतर से बेहतर। वारिस साहब आपसे सवाल यहाँ पे जानना चाहूंगा, सवाल करना चाहूंगा। बानी पीटीआई से पहले पाकिस्तान के आम शहरियों की बात करता हूं, इस तरह से इंटरेस्ट आपने देखा आप कहीं सियासत में आम शहरियों का, इस तादाद में नौजवान नस्ल का? बिल्कुल देखा है। बिल्कुल देखा है। कब और किस दौरे इक्तदार या सियासी जमात के दौर में? बात सुन लीजिए, अब तारीख एक बात बता दूं। जी जी। उस 1960 में भी तो जवान होंगे, 1960 में भी तो जवान होंगे या नहीं होंगे? जी होंगे ना जी। मैं 1960 के जवान, वारिस साहब 1960 के जवानों के मुकाबले में कौन था, और अब 2024, 2023, 2022, 2010 से ऑनवर्ड इनके मुकाबलों में कौन है, वो भी आप जो है वो बेहतर तरीके से इंतखाब कर सकते हैं। तब सियासतदानों को इस अवाम की जरूरत हुआ करती थी। वारिस साहब सुन लीजिएगा, तब सियासतदानों को इन आप मुझे हमजा सुन लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा सा 2 पॉइंट इसमें ऐड करके फिर मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि वो वक्त था जब सियासतदानों को पाकिस्तान के अवाम की जरूरत हुआ करती थी, क्योंकि इक्तदार जो है वो अवाम से लेना पड़ता था, लेकिन अब शायद इक्तदार जो है वो मिल जाता है, तो इस वजह से अवाम जो है वो उस तरह से अहमियत नहीं रखती है। जी वारिस साहब। हाँ, तो इसका मतलब कि अवाम का पॉलिटिकल जमातों से एतबार उठ चुका है। एक बात तो इसकी ये हुई, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उस वक्त 60 का या 65 का जो नौजवान था वो एक आमिर, जो खतरनाक किस्म का आमिर था पाकिस्तान का, अय्यूब खान, जिसके नाम से लोग भागते थे, उसके खिलाफ तहरीक चलाई, और तहरीक ऐसी चलाई, तो सुन लीजिए कि कराची जैसे शहर में 10 पैसे से 15 पैसे, 10 पैसे से 15 पैसे का टिकट हुआ था बस का, और चीनी जो है वो 4 आने बढ़ी थी। तो पूरे पाकिस्तान और मशरिक पाकिस्तान में ऐसी तहरीक चली कि अय्यूब खान को तख्त याया के हवाले करके उतरना पड़ा।
आप क्या बात कर रहे हैं आप? वारिस साहब, उन तहरीकों ये पे, उस तहरीक पे किस किस्म का जो है वो क्रैकडाउन किया गया? किस किस्म की तोड़ फोड़, घरों में घुसकर गिरफ्तारियां, जो गिराव, ये उस वक्त कितना जो ये नजर आया? मैं आपको बता रहा हूं, मेरी वालदा को गिरफ्तार किया गया, मेरे घर को पथमार किया गया, जलाया गया, तो गवाह अयूब साहब ने जलाया, और अयूब साहब ने जलाया। ये उमर अयूब के जो वालिद साहब थे, जी, उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने मेरी माओ बहनों को घसीटा और कराची की एक एक औरत की आबरूरेजी की है। अब तो कुछ भी नहीं होता जो 1960 में कर चुके हैं ये सब लोग। हमें ना पढ़ाएं, हमें ना समझाएं। बात यह है कि आपने अपने 2018 में जो कुछ किया उसका रिप्लेका आपको आज मिल रहा है। आप अपने करतूतों पर नजर करें, अपने आप को दुरुस्त कर लें, पॉलिटिकल बन जाएं। नहीं बनेंगे तो इससे ज्यादा जो है ना, रियासत बहुत खतरनाक होती है। रियासत के नाखून और रियासत के पंजे जो है अवाम को पॉलिटिकल करने से खत्म होते हैं, अवाम में जाने से खत्म होते हैं, अवाम के साथ अवाम के जख्मों पर मरहम रखने से और अवाम के शाना बशाना चलने से खत्म होते हैं। अवाम आपके साथ शोहरत की बुनियाद पर, यूट्यूबर की बुनियाद पर या उसकी बुनियाद पर नहीं जुड़ा करती हैं। अवाम जो है ना, अपने मसाइल और उनके मुतालबात जो मनवाए जाते हैं उस हवाले से आपके साथ जुड़ती है। अवाम ऐसे नहीं जुड़ती है। अच्छा, आखिर में वारिस साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, बानी पीटीआई के 2013 के इलेक्शन से कबल जब एक कैंपेन चली, बानी पीटीआई ने उस पर पार्टिसिपेट किया, उस पर उभर कर सामने आए, उस दौरानिये से शुरू होकर अब आज तक पाकिस्तान के आम शहरियों को इसी तरीके से माजी की सियासी जमातों के नुमाइंदगान की बायो हिस्ट्री पता थी कि वो कौन कौन कहां से क्या क्या खा चुका, कौन कौन कहां से क्या क्या ले चुका। सियासी शाऊर कुछ ना हद तक कुछ ना कुछ तो बानी पीटीआई ने दिया पाकिस्तान के अवाम को। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, बानी पीटीआई ने सियासी शाऊर नहीं दिया है, बानी पीटीआई ने सियासी शाऊर का बेड़ा गर्क किया है। बानी पीटीआई ने सौदाबाजी की है, बानी पीटीआई ने गालन गलौज दिया है, बानी पीटीआई ने इस पूरे समाज के समाजी फैब्रिक्स को खराब किया है, तहजीब को खराब किया है, शाइस्तगी को खराब किया है, वकार को खराब किया है, सियासत में दरगुजर को, सियासत में बर्दाश्त के अमल को खराब किया है। साहब, बानी पीटीआई के आने से पहले राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे और येलो समथिंग के नाम से जो है वो लक़ब दिए जाते थे। फिर उसके बाद यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की जो तस्वीर हैं वो फेंकवाई जाती थी। ये बानी पीटीआई से पहले की बातें हैं। ये वो चीजें हैं जो बड़े बड़े सियासी हुक्मरान जो हैं, जिनको इख्तिदार दिए गए कई मर्तबा इस पाकिस्तान ने, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। बानी पीटीआई उसने अपनी हर चीज सामने रख दी। मैं प्ले बॉय था, वो एडमिट करता है। इनमें से कौन एडमिट करता है कि उनके आने से पहले ये चीजें हमारी सियासत में नहीं थी? अच्छा सुनिए, बिल्कुल थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थी, लेकिन सियासत में वो लुच्चर फंड जो बानी पीटीआई ने दाखिल किया है, गैर सियासी अमल, एक तो ये नया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे एक बात बताइए कि आपने जो है ना वो राना साहब का हवाला दिया, बेनजीर का हवाला दिया, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो ये हुआ है। बात यह है कि बानी पीटीआई जो है, जो ऑक्सफोर्ड के जो है ना पढ़े हुए हैं, उनको तजर्बे से जो है वो चीजों को बेहतर करना चाहिए था, न कि और खराब करना चाहिए। क्या करना चाहिए था?
वारिस साहब, बानी पीटीआई ने किसकी तस्वीर जो है वो इस तरह से फेंकवाई या किसके हवाले से डबल शिफ्ट्स और येलो समथिंग के नाम से लकब जो है वो दिए? बदतहजीबी, बदतमीजी और बदतहजीबी सिखाए। जो डीएसपी था उसको मारा गया, तो बानी पीटीआई ने कहा बिल्कुल सही मारा है, मैं इन पुलिस वालों की पेटियां उतारूंगा जब इख्तिदार में आ जाऊंगा। ये लैंग्वेज होती है? कौन से पुलिस वालों की बात की थी वारिस साहब उन्होंने? कोई भी पुलिस वाला है, रियासत का जो वर्दी में है उसको आपको हर सूरत में चाहे वो जायज करे या नाजायज करे। नहीं, नाजायज करे तो आपके लिए कानून है, आप गैर कानूनी अमल नहीं कर सकते। पॉलिटिकल आदमी गैर कानूनी अमल नहीं करता। और पीटीआई ने सबको गैर कानूनी अमल करना सिखाया, लोगों को बदतहजीबी सिखाई, लोगों को गिरबान पकड़ना सिखाया। ये इससे पहले नहीं था कभी भी। इसी वजह से जो है वो वारिस साहब, ठीक है, प्रोग्राम का टाइम चूंकि खत्म हो गया, आखिर में सिर्फ आपका वन लाइनर इस पे जानना चाहूंगा। इसी वजह से इन रिएक्शन हर आम शहरी के साथ अब किया जा रहा है हुकूमत वक्त की जानिब से। ये भी गलत है, ये भी गलत है, उसी तरीके से जैसे कि बानी पीटीआई के हरकतें गलत है। बात यह है कि हमारे यहां पॉलिटिकल पार्टी अवाम को मजबूत नहीं करना चाहती हैं, और अवाम, ठीक है वारिस साहब, पॉलिटिकल नहीं। वारिस साहब आपका पॉइंट आ गया। एक और चीज आपसे जाते जाते जानना चाहूंगा, 3.5 साल दौरे हुकूमत बानी पीटीआई का और 18 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या दीगर सियासी जमातों का, हम किस तरह से 3.5 साल वाले को दोष दे सकते हैं? इसलिए कि 3.5 साल वाले ने पूरी इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया। यहां पर जो है ना बिल्डर, और मेरी बात सुन लीजिए, 6.24 जीडीपी थी उनके दौरे हुकूमत में, कोविड ड्यूरेशन भी आया। क्या थी? 6.24 जीडीपी, कोविड ड्यूरेशन। रिपोर्ट, आपका ये ख्याल है? रिपोर्ट्स हैं वारिस साहब, रिपोर्ट्स हैं। देखिए, रिपोर्ट्स कैसे बनती है वो हमें सब पता है, छोड़ दें इस बातों को। ठीक है वारिस साहब, रिपोर्ट बनाइए शाम के खिलाफ, क्या ख्याल है आपका? वो दुरुस्त बनाइए, किसके कहने पर बनाइए, क्या उसके मकासद है, इसको छोड़ दें इन बातों को। बात यह है कि गवर्नमेंट का काम, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, नवाज की हो या पीटीआई की हो, बुनियादी तौर से अवाम को रिलीफ देना होता है, अवाम को पॉलिटिकल करना होता है। वो ये जमातें नहीं कर रहे, ये हमारा अलमिया है, इस अलमिया से निकलना चाहिए। ठीक है वारिस रजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें सियासी जमातें जो हैं वो तो कसूरवार है ही, उनको कसूरवार ठहराया जाता है। सियासी जो है वो वाबस्तगी तो हर आम शहरी की नजर आती है, लेकिन उनको सियासी तौर पर शाऊर देना ये भी सियासी जमातों का काम होता है। बदतहजीबी, गालम गलोच या फिर किसी की किरदार कशी जो है ये सिखाना सियासी जमातों का काम नहीं है। माजी में हर सियासी जमात की जानिब से यह किया गया। 3.5 साल दौरे हुकूमत पे तो सब कुछ डाल दिया जाता, और उस 3.5 साल दौर में माजी की हुकूमतों पे डाल दिया जाता था। तो ये रीत रवाज इसी तरह से चलता आ रहा। मजीद अवाम पे बिजली का बोझ पड़ता हुआ नजर आया, गैस का बोझ पड़ता हुआ नजर आया, अब पेट्रोल बम गिराने की भी तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान के अवाम को धरनों, एहतजाज, जुलूस, क्रैकडाउन रोकना, फितना, फसाद, तोशा खाना चोर, घड़ी चोर, इसमें उलझा के पेट्रोल बम गिरा दिया जाएगा। दूसरी जानिब वज़रा की तनख्वाहें हों, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें हों, उसमें इजाफा चुपचाप कर दिया जाता। मईशत मुस्तहकम नहीं, पाकिस्तान के हालात बहुत जो है वो मुश्किल हालात हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफे तो होते हैं, लेकिन आवाम की दफ़ा मईशत मुस्तहकम नहीं है, मुश्किल हालात हैं।
तो गुजारा करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।